नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो आखिरकार वो जानकारी सार्वजनिक हो गई जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि आखिर कब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो तमाम जानकारी होगी कि आखिर किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। ये पहले से जानकारी आपके पास थी, लेकिन पूरी उसकी लिस्ट कि आखिर किन कंपनियों के जरिए ये चंदा दिया गया है, किन कंपनियों ने कितने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, इस चंदे के धंधे की पूरी पोल जो है वो खुल गई है। और ये साफ तौर पर अभी नजर आ रहा है कि जिन कंपनियों पर ईडी के जरिए छापेमारी की गई, करोड़ों रुपए की जिनकी संपत्ति जो है वो अटैच की गई, उन्होंने चंद दिन के बाद ही करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन उन कंपनियों ने भी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो खरीदे हैं और पार्टियों को दिए हैं। अब आपको पता ही है कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सबसे बड़ी रकम है, जिसमें एक पार्टी को कितना मिला है, जो दूसरे नंबर की है, जिसको पहले नंबर पर मिला है, उसमें कोई भी अब बैलेंस नहीं है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा रकम इन इलेक्टोरल बॉन्ड से और इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उगाही की गई जो रकम है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज सुनवाई हुई और आज भी सीजेआई का चाबुक चला है एसबीआई पर, क्योंकि एसबीआई ने बहुत होशियारी दिखाते हुए 2019 से बाद के तो आंकड़े दे दिए, लेकिन उससे पहले की डिटेल्स नहीं दी। तो अब एसबीआई को 2018, 2019 तक की डिटेल्स जो है देनी पड़ेंगी और उसके साथ साथ जो हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक यूनिक कोड होता है, वो यूनिक कोड एसबीआई ने होशियारी दिखाते हुए नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा, जब एडीआर ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की, तो सीधे तौर पर सीजेआई ने कहा कि सोमवार तक जो ये अल्फा न्यूमेरिक जो स्पेशल कोड जो नंबर है जो हर बॉन्ड के ऊपर होता है, आपने वो स्टोरी देखी होगी जो मैंने इंटरव्यू किया था पूनम अग्रवाल का, उन्होंने बाकायदा तौर पर वो आपको बॉन्ड दिखाया था कि अगर आप 2, 3, 4 जितने भी आप बॉन्ड खरीदते हैं उस पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, वो स्पेशल नंबर होता है, जिससे ये पता चलेगा, अब ये पूरे तरीके से पोल खुल जाएगी कि इन कंपनीज ने जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे, जिन कंपनीज ने भुनाए, उनके बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की पूरी पोल जो है वो सोमवार को खुल जाएगी। तो ये पता चल जाएगा कि आखिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो खरीदे गए, किन कंपनीज को किस तरह से कैसे फायदा पहुंचाया गया। हालांकि अभी भी दूध का दूध पानी का पानी लगभग हो चुका है। तमाम अलग अलग जो पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, लगातार सोशल मीडिया पर आप वो तमाम डिटेल्स देख पा रहे हैं और आप उसका कोरिलेशन करना अब बहुत मुश्किल बात नहीं है और साफ तौर पर यह दिख रहा है। हालांकि ये उम्मीद, इस पारदर्शिता की उम्मीद एसबीआई से की गई थी, लेकिन आपको पता है एसबीआई का रोल शुरू से ही किस तरह का है। इस सब के बीच आप एक लोकतंत्र में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, यानी कि जो अपोजिशन जमाते हैं और जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसके बीच कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है भी या नहीं। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक एक पाई को मोहताज है। यहां तक कि वो एड्स नहीं देख पा रही है, यहां तक कि वो अपने सोशल मीडिया पर जो उसको अकाउंट चलाने होते हैं वो सब नहीं कर पा रही है, वो इलेक्शन सही से नहीं लड़ पा रही है क्योंकि उसके अकाउंट तमाम सीज कर दिए गए हैं। तो एक तरफ आप इस चंदे के धंधे के तहत किस तरह से 50% से ज्यादा जो अमाउंट है उस पर बीजेपी का अधिकार है और बीजेपी ने किस तरह से 2019 और 2023 के बीच में कैसे इन पैसे का इस्तेमाल किया वो आप सबके सामने है। और दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पाई पाई को मोहताज है और आज इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, बहुत छोटी सी बाइट है कि पवन खेड़ा ने आज क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए जरा। तो मैं आपको बाइट सुनवाऊंगी कि पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है और कैसे आज उन्होंने ना सिर्फ पवन खेड़ा ने बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और इसी के साथ जयराम रमेश की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर मोदी सरकार को उन्होंने अकाउंटेबल ठहराया है। और अगर ये नॉर्मल हालात होते, अगर 2014 से पहले अगर इसी तरह का
कोई मामला होता तो आपको पता है कि अब तक प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी गई होती, अब तक सरकार के इस्तीफे की मांग कर दी गई होती, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है कि जो मीडिया है वो पूरी तरीके से खामोश है, उसको पूरी की पूरी ब्रीफिंग दे दी गई है कि आप इस पूरे मामले को ना उठाएं, और उठाएं भी तो किस तरह से उठाएं। और यही नहीं, आप गौर करिएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ही किसी भी यूट्यूब लिंक पर लिखा जा रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहां तक कि हमारी भी जो वीडियोस है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हम बना रहे हैं या आप तक पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन, उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार नर्वस है और उसको ये लग रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो पूरा परसेप्शन है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बेशर्मी जो है इस सरकार की वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और आज भी वो इंडिया गठबंधन जो है उसको भ्रष्टाचार पर आड़े हाथों ले रहे थे, उसको कोस रहे थे। और सुनिए आप जरा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी चुनाव को खरीद रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जा रहा, हमारे खाते सील कर दिए जा रहे हैं। ये फर्क आपके सामने एक लाइन में फर्क समझ में आ जाएगा कि एक देयर इज वन साइड विच इज बाइंग एन इलेक्शन and there is the other side which is not allowed to legitimately fight an election through legitimate money. ये फर्क अगर हमें समझ में आ जाता है तो समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र को किस दिशा में धकेला जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। तो आपने सुना अभी पवन खेड़ा को, एक तरफ इलेक्शन खरीदा जा रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से उनके अकाउंट जो है वो तमाम जो है वो सीज किए गए हैं, ये लगातार आपको पता है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस की तरफ से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस बैक टू बैक जो है वो की गई हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको लेकर जाहिर सी बात है कि अब पूरा परसेप्शन जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। और उधर सरकार की पूरी कोशिशें हैं कि कैसे इस तरह की तमाम उठती हुई खबरों को पूरी तरीके से दबा दिया जाए, आवाज को बंद कर दिया जाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फ्री और फेयर तरीके से ये इलेक्शन हो, ये चंदे का जो धंधा है इसकी पूरी तरीके से पोल खुले, ये खबरें आप तक पहुंचे, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, देखें और शेयर करें, क्योंकि इन खबरों को पूरी तरीके से रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी, जिनका लगभग 25 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, लगातार इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम जो डिपार्टमेंट वो कवर करते रहे। कल भी आपने उनको देखा था मेरे प्रोग्राम में, शानदार तरीके से, बेबाक तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। हेमंत अत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत जी, इससे पहले मैं कार्यक्रम की इस तरह से शुरुआत करूं कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप ये देखें कि सरकार कितनी नर्वस है, कितनी घबरा गई है इस बात से कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम खबरें जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर, ऑल्टरनेटिव मीडिया पर जो डाली जा रही हैं, उनको पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। वो लोगों तक खबरें ना पहुंच पाए, उसकी पोल ना खुल पाए, लोगों को ये पता चल पाए कि वो भ्रष्टाचार की जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो खोखले कितने हैं उसके दावे, ये सब कुछ किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? आपने मुझे मौका दिया। आज की तारीख में जो स्थिति है, एक तरफ इस देश का और समकालीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मामला इस देश के सामने आया है। जो मोदी जी जो खुद को सुदामा कहते हैं, उनकी चावल की पोटली के अंदर 11,500 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तो आज देश का नैरेटिव क्या होना चाहिए पूरे देश के मीडिया में और सब जगह, और आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगी। मैंने अभी देखा जो सबसे बड़ा जो मोदी जी के भक्तों का चैनल है, उस पर आज क्या चल रहा है, आप जानकर हैरान हो जाएंगी। उस पर चल रहा है कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का, चंदे का कोई चक्कर नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, और उस पर चल रहा है देश के अंदर मेगा पोल सर्वे, और मोदी जी की सरकार बनाई जा रही है। आज उस पर जब मैंने अभी देखा आपके पास आने से पहले, तो कर्नाटका का उसका सर्वे दिखाया जा रहा था कि 28 में से 25 सीट बीजेपी जीत रही है। कल्पना कर सकती हैं आप, देश का विश्व इतिहास का सबसे बड़ा मिस एप्रोप्रिएशन का मामला देश के सामने है, उस पर चर्चा तक नहीं है। और चर्चा क्या है कि बीजेपी की मेगा इवेंट चलाई जा रही है। 2-3 बेसिक सवाल हमें आज जो उठाने चाहिए। सबसे पहला तो कि आज प्रधानमंत्री किस मुंह से ईमानदारी की बात करते हैं, किस मुंह से
दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, किस मुंह से मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं। आज अब जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की आपने डिटेल्स देखी होंगी, कल रात से हम इस पे सब चर्चा कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम उदाहरण इन लिस्टों के अंदर सामने आए हैं। तो हैरान इस बात पे हूं मैं कि जो नेता मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अंदर हैं, तो फिर बाकी बाहर क्यों हैं? क्योंकि ये देश तो कानून तो सबके लिए बराबर है। और वो जिन कंपनियां, जिन बेनामी कंपनियों ने, जिनको मुनाफा भी नहीं हुआ, जो घाटे में है, उन्होंने अपने मुनाफे से कई कई गुना चंदा, चुनावी चंदा किसको दिया, क्यों दिया, और उसके एवज में क्विड प्रो क्या था, क्विड प्रो को जिसको हम बोलते हैं। तो पूरे के पूरे अगर आप मामले को देखेंगे तो ये बहुत कुछ वो है विच मीट्स द आई। एक्चुअल में अगर आप इस पूरे मामले को खोलेंगे ना, तो इसमें कई चीजें सामने आएंगी। आज देश को एक बात का पता लग गया, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े शौक से एक बात कहते थे कि इस देश में लाभार्थी वर्ग, बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है। आज देश को यह पता लगा कि इस देश का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है। और जिस चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसका नाम था, जब आज उसकी डिटेल सामने आई देश के सामने, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम मिला। आप स्वीकार करेंगे इस बात को कि समकालीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम मिला। और फादर ऑफ दिस स्कैम इज नन अदर देन द लेट श्री अरुण जेटली जी, हु वाज ए लर्नेड लॉयर, जिनको बहुत ही तेजस्वी वकील माना जाता था। और इसकी पूरी की पूरी विरासत का अगर किसी सिंगल हैंडेडली दो व्यक्तियों पे जाता है तो एक अरुण जेटली है, दूसरे प्रधानमंत्री। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि मैं देश के गरीबों के लिए काम करता हूं। आज आपको पता लगा कि जो ये कंपनियों की सूची आई है, इसका असली लाभार्थी कौन है? इसकी असली लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, सिंगल हैंडेडली। मोर देन 50% चंदा उसको गया है। और प्रधानमंत्री जी के शासन के सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? वो ये कंपनियां हैं। तो क्विड प्रो को किस तरीके से चला है, उसके उदाहरण तो हम इस कार्यक्रम में तमाम करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि चंदे का धंधा जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, उसमें अगर मैं चंद उदाहरण आपको दूंगा तो आप स्तब्ध रह जाएंगे कि किस किस तरीके से क्या हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह हुई है कि इस पूरी लिस्ट के आने के बाद पूरे देश को गुजरात मॉडल का पता लगा है कि गुजरात मॉडल एक्चुअली था क्या। गुजरात मॉडल है क्विड प्रो को, गुजरात मॉडल है एक्सटॉर्शन, गुजरात मॉडल है रेड करना, उसके बाद जो कुछ करना, प्रॉपर्टीज अटैच करना, मैसिव तौर पर उनसे चंदा लेना, और फिर वो अटैच को डिटैच कर देना और सारे नोटिस को भी खत्म कर देना। इतनी भयावह स्थिति किसी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में फिलहाल आपको नहीं दिखाई देगी। और उसके बावजूद भी हम विश्व गुरु हैं। आपको दो तीन छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, नाम मैं किसी का लेता नहीं बुशरा जी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर के जो बातें की जा सकती है वो अपने को देश के लोग सब जान चुके हैं। अब केवल उसको पर्सपेक्टिव में रखने की बात है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता किसको है आपको पता है? लॉटरी किंग को। जो ये लिस्ट आई है, इसमें सबसे ज्यादा चंदा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसने दिया है? देश के सबसे बड़े लॉटरी किंग ने। विज्ञापनों के लिए जो चैनल सुबह से शाम तक मोदी जी की चरण वंदना करते हैं, उनकी कीर्तन करते हैं, कीर्तन मंडली करते हैं, उनकी गोदी में बैठ के विपक्ष के सुपारी लेते हैं, वो टीवी चैनल चलाने वाली कंपनियां भी चंदा दे रही है। और चंदा थोड़ा नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए, जो अपने कर्मचारियों को 2%, 4% वेतन वृद्धि देने की बजाय उनकी कॉस्ट कटिंग के नाम पे उनकी छटनी करती है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं आपके सामने, आप जी बिल्कुल। जो कंपनियां रिट्रेंचमेंट करती हैं, छटनी करती हैं कर्मचारियों की, जो पत्रकारों की वेतन वृद्धि को रोकती है। कई अगर संस्थान, आपको ध्यान होगा कि कई संस्थानों में सैलरी कट भी हुआ है कोविड के बाद, और वो आज तक बहाल भी नहीं हुआ है। और एक ऐसी अद्भुत कंपनी सामने आई कि जिसने करीब करीब 900 करोड़ रुपया सरकार को दिया है, और उसके बदले में क्या क्या हुआ है वो सारी डिटेल्स देश के सामने है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर सबसे बड़ा लॉटरी किंग, सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी, क्योंकि वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है चंदा दे करके। उसी तरीके से टीवी चैनल जो विज्ञापनों के लिए मारामारी करते हैं, मेरा आप ये समझते हैं ना कि टीवी चैनल विज्ञापन के लिए मारामारी करते हैं, इसलिए वो सुपारी में बदल गए हैं। लेकिन या तो टीवी चैनल देखे गए कि वो तो चंदा भी दे रहे थे सरकार को, टीवी चैनल की कंपनी है, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद एक टेलीकॉम कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। पिछले 5 सालों में उसने 330 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, टेलीकॉम कंपनी ने। आप कल्पना कर सकती हैं, पहले ये संख्या कहीं नहीं थी। एक अस्पताल है, हॉस्पिटल ने कोविड के बाद
हॉस्पिटल किसी सरकार को चंदा देगा और कितना देगा, आप कल्पना कीजिए। अस्पताल ने 2021 के बाद से 23 के बीच में 162 करोड़ रुपया चंदा दिया है, कल्पना कीजिए। निजी हॉस्पिटल देगा ना, निजी हॉस्पिटल 162 करोड़। जी। फिर दो कंपनियां हैं, एक सप्लाई चेन की कंपनी है, उसने जो अपना कुल मुनाफा है बुशरा जी, उससे 10 गुना सरकार को चंदा दिया है, या उसको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चंदा दिया है। जो उसका मुनाफा है उससे 10 गुना। उसके बाद एक कंपनी है क्वेंटर ग्रुप, उसने जो उसको कुल लाभ हुआ है उसका 100 गुना चंदा दिया है। यानी कि आपने 1 रुपया कमाया और 100 रुपया चंदा दे दिया, लाभ अर्जित किया। तो वो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को क्या कहती होंगी? उन कंपनियों की फाइनेंसिंग कहां से है? क्या वो राउटिंग तो नहीं है, कहीं और से फाइनेंस को रूट तो नहीं किया जा रहा है? और आपको स्तब्धकारी घटना बताता हूं। आपने पिछले दिनों याद होगा आपको, उत्तराखंड के अंदर एक उसका अंदर वो एक हुआ था, एक सुरंग के अंदर 42 मजदूर फंस गए थे, जिसमें रेत माइनर्स ने उनको बड़ी शिद्दत से निकाला था। बहुत दुनिया की मशीनें आई थी, लेकिन रेत माइनर्स ने निकाला था उसको। उस सुरंग को बनाते समय जिस कंपनी ने एस्केप टनल नहीं बढ़ाई थी, जो कि बेसिक मैंडेटरी है सुरक्षा के लिहाज से, उस कंपनी ने भी सरकार को 55 करोड़ रुपया इस चुनावी चंदा दिया है। मजदूरों की सुरक्षा, जो उस सुरंग को बना रहे हैं, उनके लिए पैसा नहीं है सुरक्षा मानकों के लिए, लेकिन 55 करोड़ रुपया चंदा उन्होंने भी दिया है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम थी, ये स्कीम है या स्कैम है, ये मैं अपने सुबुद्धि दर्शकों के सामने छोड़ता हूं कि वो तय कर लें कि ये क्या था। लेकिन अगर इसके पूरे विवरण में आप जाएंगी तो कुछ चीजें बड़ी साफ हैं। आपने बहुत सारी कंपनियां, एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको मोदी के यार बताया जाता है फाइनेंसियर्स को, बड़े बड़े जिन सेठों के नाम लिए जाते हैं, धन्ना सेठों के, उनकी कोई भी फ्रंट कंपनी का नाम अभी तक नहीं आया। इसका मतलब समझे आप कि उन्होंने डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट थ्रू डिफरेंट रूट्स पैसा भेजा है। शेल कंपनियों के जरिए, बेनामी कंपनियों के जरिए, दागी कंपनियों के जरिए, विदेशी राउटिंग के थ्रू, जिसको हम राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, और ये सारी चीजें। तो जो देश के सबसे बड़ा धन्ना सेठ है, देश को गले में ये नहीं उतर रहा है कि उनका पैसा कहां गया। उन्होंने पैसा नहीं दिया और हम तो सुबह शाम तक यही कहते हैं कि भाई उन्हीं के उसका उसमें सारे फाइनेंशियल। बिल्कुल। और जी हेमंत जी, यही मेरा सवाल भी है, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि अडानी, अंबानी, टाटा, इनके नाम शायद हमें सब लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये कोई बिल्कुल छुपी हुई कोई बात तो है नहीं कि भाई ये एशिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, तो और देश के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, तो ये तो किससे छिपा नहीं, ये कॉर्पोरेट घराने। तो ये सवाल लोगों के जहन में है कि भाई लिस्ट जो आई है इनमें तो वो नाम है ही नहीं। तो आखिर उनको, उन कंपनियों को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिन अडानी का नाम 2014 से पहले शायद ही किसी ने सुना हो, और अब उन्हीं अडानी का नाम लिया जाता है। राहुल गांधी अगर दो घरानों की, या मैं कहूं एक किसी की सबसे ज्यादा बात करते हैं तो वो अडानी है। और जब उन्होंने ये किया था तो उनकी सदस्यता तक चली गई थी, जब उन्होंने पार्लियामेंट में वो पिक्चर जब वो लेकर आए थे, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आखिर ये खेल क्या है हेमंत जी, ये समझाइए दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि आखिर ये कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा है जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जैसा ही नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बुशरा जी, पूरा देश इसको जानना चाहता है। लेकिन आपने देखा बहुत सारी कंपनियों के नाम आ गए हैं और बहुत सारी कंपनियों के नाम नहीं आए हैं। तो इसका मतलब समझिए आप क्या है कि जो भी इन दोनों ग्रुप्स की या बड़े ग्रुप्स की जो फ्रंट कंपनियां हैं, जिनको जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है या जिनको हमारा आप और आम आदमी जानता है, उनके थ्रू चंदा नहीं दिया गया। तो चंदा कैसे दिया गया? उनकी सब्सिडरी कंपनी बना करके, उनकी कोई फ्रंट कंपनी बना करके। पैसा किसी और का है, कंपनी की मैनेजमेंट किसी और के पास है। और ये सारी चीज देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी सामने, ये 2-4 दिन लगेंगे अभी, क्योंकि अभी तो देखिए इतना बड़ा डेटा आया है, 6400 के करीब पेज है बुशरा जी, उसको स्टडी करने में, कौन सी कंपनी की ओनरशिप किसके पास है, उस कंपनी का एमडी कौन है, उसका फाइनेंसिंग का पैटर्न क्या है, उसका सारी चीजें क्या है। इसमें ये मत मानिए आपकी चीज नहीं आएगी, वो चीज 100% आएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा 2-4 दिन। हो सकता है आज एक कंपनी मेरी है, मेरे सामने आप हो, आपके बाद कोई और है, उसके बाद कोई और है। यही तो है शेल कंपनियों का, वही तो इसमें सामने आएगा कि कौन कौन सी कंपनियों का फ्रंट चेहरा कौन है। बहुत बार क्या होता है कि जो आपका सबसे प्रिय सर्वेंट होता है उसको आप किसी कंपनी के बोर्ड में ले लेते हैं। ऐसा बहुत बार देखा ना शेल कंपनियों के अंदर। तो वो सारी डिटेल्स आएंगी, ये निश्चित रहिए आप। उनका फाइनेंसिंग पैटर्न क्या था वो भी आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। देखिए ये चीज एज सच तो आई नहीं, एक एक चीज को खोदना पड़ेगा।
जो मैंने चंद एग्जांपल आपके सामने दिए या जो आपने स्क्रीन पे रोल किए, वो चीजें हैं जिनको हम अभी तक कंपाइल कर पाए हैं सारे साथी मिलके, चाहे कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आप है, कोई बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस पे, जो जी। जुनूनी लोग हैं। हम्म। तो उसकी जब आप हम्म। कंपनी वाइज रिसर्च में जाएंगी ना, कि किस कंपनी ने कब पैसा दिया, उसकी ओनरशिप किसके पास है, उसके पीछे कौन है, उसका फाइनेंसिंग पैटर्न क्या है, उसने पैसे कब दिए इलेक्ट्रल बॉन्ड, और उसके आगे पीछे की हम्म। आपको क्रोनोलॉजी जोड़नी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी थी, उसने दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक को पिछाड़ करके, जो इंडियन कंपनी है, और उसने ठेके लिए तमाम। तो मैं स्तब्ध रह गया उसको देख करके, और बाद में पता लगा उस कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का चंदा दिया है। तो आप समझ रही है हम्म। बात को, सामने कुछ है, हम्म। पीछे कुछ है, बीच में कुछ है, ओनरशिप पैटर्न कुछ है, फ्रंट कुछ और है। तो इसी को हम कहते हैं बेनामी कंपनियां या शेल कंपनियां, जिसके बारे में मोदी जी हम्म। बड़े बड़े दावे आपको याद होगा करते थे कि हमने इतनी शेल कंपनियां बंद कर दी। वो अब सामने आएगा कि ये फ्रंट कंपनियां किसका फ्रंट है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें बच जाएंगी। और एक जो इंटरेस्टिंग घटना हम्म। और हुई है आज, जो मैं आपके नोटिस में डाल दूं, तो कल से हम इस बात से परेशान थे, जैसा आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा, कि इस डेटा को मैच कैसे करेंगे। वास्तव में देखिए, ये बहुत ही सीरियस डेटा है, और बहुत सारी कंपनियों की, बहुत सारी पार्टियों का इज्जत भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि तमाम तरह के धंधे पॉलिटिकल पार्टी जो कंपनियां हैं वो करती है। तो जब जी। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गड़बड़ी की कि जो अल्फा न्यूमेरिक कोड जिसकी आपने बात की, उसकी डिटेल्स नहीं दी, जबकि दोनों ट्रेंचेस के अंदर उसके पास वो अवेलेबल थे, डोनर्स के में भी हम्म। थे और रिसिपेंट्स के पास भी थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एक रूटीन केस में गया था कि जो हमारा जो सीलबंद लिफाफा था वो आप दे दीजिए हमें, हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, और ताकि हम उसको, आपने आदेश किया है, हम उसको अपने वेबसाइट पे डाल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल जिसके पास ये सारा रिकॉर्ड होता है, उनको कहा कि आप इनका पूरा रिकॉर्ड जो इन्होंने हमें दिया है उसको डिजिटलाइज करके दीजिए, और वैसे हार्ड कॉपी भी दे दीजिए, ताकि ये उसको डाल सके। कल तक 24 घंटे का टाइम अपनी हम्म। मिनिस्ट्री को दिया है। लेकिन उस हम्म। हियरिंग के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ की ही बेंच ने, वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि एसबीआई के वकील कहाँ हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब उनका तो आज केस ही नहीं है, ही इज नॉट ए पार्टी, एसबीआई इज नॉट ए पार्टी टुडे। उन्होंने कहा कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कल से इस सारी घटनाक्रम पे नजर रखे हुए, उन्होंने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं दिए। तो सारे चुप हो गए, हम्म। वहां पर सारे वकील थे, सारे चुप हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इसका कड़ा संज्ञान लिया है, वी हैव टेकन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट, और एसबीआई को यहां पर होना चाहिए था। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि साहब वो तो इस केस में पार्टी नहीं है, आप उनको नोटिस जारी कीजिए। तो सीजीआई ने उनको मंडे के लिए नोटिस जारी करते हुए, मंडे यानी कि 3 दिन बाद का नोटिस जारी करते हुए ये कहा, ऑर्डर के अंदर भी लिखा कि इनको ऑब्जर्वेशन में भी और अदरवाइज भी, कि जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है दोनों ट्रेंचेस के ऊपर, जो दोनों जो साइलोज जिसको बोल रहे थे वो, उनके ऊपर उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। मंडे को हम्म। सुनवाई है। सीजीआई ने अपनी जो इशारा है वो बिल्कुल साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई से कितना ही भाग ले, बच तो सकता नहीं है। ऑलरेडी कंटेम्प्ट जी। एप्लीकेशन प्रशांत भूषण ने डाल रखी है वहां पे, और एक हम्म। कंटेम्प्ट नहीं कर रहा है एसबीआई, एसबीआई कई तरह की कंटेम्प्ट कर रहा है। एक पक्ष तो ये है हम्म। कि जो अल्फा न्यूमेरिक बॉन्ड थे, जिसकी शुरू में चर्चा हुई थी कोर्ट में भी, हियरिंग के दौरान भी, बहस के दौरान भी, वो नहीं दिए गए, जो ऑन वेबसाइट पे जो डेटा डाला गया है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है बुशरा जी, एसबीआई के ही उस पर जाइए आप। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था कि हमारे पास 22,217 बॉन्ड बिके हैं, कोट एंड कोट, याद कीजिएगा। और उन्होंने जी। जो डिटेल्स दी हैं वो दी है हम्म। 18,871 बॉन्ड्स की। हम्म। 22,217 बॉन्ड बिके हैं, डिटेल्स दी गई 18,871 बॉन्ड की। जो 3,340 बॉन्ड है उनकी डिटेल्स कहाँ है, वो टाइमलाइन भी आज 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट तो बख्शेगा नहीं। पहली बात तो ये कि ये पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, इट इज अगेन कंटेम्प्ट। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेटा आपके पास है हमने आपको मैच करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं देंगे। तो वो आज सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की बेंच ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, और एसबीआई को मंडे के लिए नोटिस जारी कर दिया। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, एसबीआई का किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की थी, सुओ मोटो, किसी वकील को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपको ध्यान होगा तो केवल सीजीआई और 5 जज, उन्होंने ही खिंचाई की, और एसबीआई को भागने की जगह नहीं मिली थी। तो उसी दिशा में एसबीआई फिर जा रहा है। और एसबीआई कौन है इसमें?
एसबीआई कुछ नहीं है, एसबीआई तो सरकार का एक बैंक है, देश का बिल्कुल। मुख्य बैंक है। तो एसबीआई की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट में चला जाए। तो ये सारी जो हम्म। चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को ऑफेंड किया जा रहा है। और इस केस में आपने देखा होगा, पहला ऑर्डर करने के बाद जुडिशरी लगातार ऑफेंस ले भी रही है, दे आर फीलिंग ऑफेंडेड। हम्म। तो ऐसे में आपको पता होगा, पिछली हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के जो चेयरमैन है और एमडी है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी नहीं की थी, लेकिन नोटिस करते हुए, उनको नोटिस पे रखते हुए उनसे कंप्लायंस मांग ली थी, और कंप्लायंस एसबीआई ने जी। दी भी थी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में, कि एसबीआई और सरकार बच तो सकती नहीं, चंदे का धंधा तो सामने आकर रहेगा। ये जो कुछ ये बिल्कुल। वेज और मीन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन को और ज्यादा वीक कर रहे हैं, और जनता की बिल्कुल। नजरों में और एक और ज्यादा जी कमजोरी दिखा रहे हैं। जी एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो पैसा अब तक बीजेपी को मिला है 6,060.52 करोड़ रुपए जो उनको मिले हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, 60,000, एक तिहाई 60, हिस्सा। जी जी 60,000। जी जो इनका एक 6554 रुपए। जी जी तो ये कोड मैंने गलत किया है, 6554 करोड़ रुपए जिस तरह से अभी एमन जी ने बताया। और ये जो मैं ये इसमें ये आपके पास तथ्य रखना चाह रही थी कि इसका एक तिहाई हिस्सा जो है 2019 के लोकसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इनकैश कराया गया है। तो आप ये देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो इनकैश कराए जा रहे हैं, यानी कि उसका एक तिहाई हिस्सा आपने 2019, इसीलिए आपने अब तक का सबसे महंगा इलेक्शन जो है वो 2019 का लड़ा, और उसके बाद 2023 के जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उससे पहले इनकैश कराया। यानी कि साफ तौर पर ये आप ये देखिए कि एक तरफ एक पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एड्स तक दे सके, वो पाई पाई के लिए मोहताज है, उसके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिलता है बीजेपी को, और वो कैसे 2019 और 2023 के लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन से पहले उसको इनकैश कराकर, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो इलेक्शन के लिए उसमें जीत हासिल वो कैसे कर सके, पैसे कैसे बहा सके और लोकतंत्र का मजाक उड़ा सके, वो सब किया गया है। अब लोकसभा इलेक्शन 2024 में इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि फॉर्मल बिगुल जो है कल बच जाएगा हेमंत जी। और ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी अगर आके ये कहे कि उसके पास वो पाई पाई को मोहताज है, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा? बुशरा जी मोहताज नहीं है, उससे आगे की सोचिए आप, उनके अकाउंट्स फ्रीज पड़े हैं। अगर आप उनको चंदा भी देना चाहें तो चंदा ले भी नहीं सकते, वो अकाउंट सील्ड है, और 3 अकाउंट सील्ड है। इलेक्शन के अंदर कई बार हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। भारतीय जनता पार्टी क्या देशवासियों को ये बता सकती है कि उसने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक कितना इनकम टैक्स फाइल किया है, कितना इनकम टैक्स जमा कराया है? कांग्रेस पार्टी को कह रहे कि आपने इनकम टैक्स जमा नहीं कराया, उनके खाते में जो पैसे थे वो निकलवा लिए और अकाउंट सील करा दिए। इसको क्या कहेंगे आप? ये सत्ता की ताकत ही तो है। और चुनाव की एन पूर्व संध्या पर उन्होंने उसमें क्या बोलते, अपीलेट अथॉरिटी में भी गए, वो हाई कोर्ट के अंदर भी गए, नहीं उनको राहत मिली। लेकिन सवाल तो ये है कि देश में संवैधानिक संस्थाएं कहां पहुंच रही। आपको मैंने एक घटना शायद पहले बताई थी, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति ने उनको एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पैसे अपना चंदा, उस टाइम इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं थे, चंदा देते थे चेक के जरिए, मैं अपने कुछ पैसे, उन्होंने अमाउंट भी लिखी थी कि मैं सीपीआईएम को देना चाहता हूं, तो क्या मैं दे दूं? तो नेहरू जी ने पर्सनल चिट्ठी लिखी उस उद्योगपति को। उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान आपको किसी को भी चंदा, आपकी अर्जित कमाई है, जिसको चाहे उसको दे, इसमें मेरी पूछने की क्या जरूरत है। मेरी तमाम शुभकामनाएं आपको भी है और आपके दान प्राप्तकर्ताओं को भी है। तो इस देश में लोकतंत्र का वो स्तर रहा है कि आप किसी को, आपके पैसे आप किसी को दीजिए। और ये जो आप क्रोनोलॉजिकल से देख रही हैं कि किस तरीके से चंदा आया है, क्विड प्रो को छोड़ दीजिए, वो तो एक पक्ष दिख ही रहा है इसमें साफ। जो सबसे बड़ी बात आई है वो एक्सटॉर्शन की आई है। एक्सटॉर्शन हुआ है बाकायदा। किसी कंपनी को आपने पैसे अटैच किए, उसके पास कहीं नोटिस गया एजेंसियों का, उसके इमीडिएट बाद उन्होंने चंदा दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो डिटेल्स है उसमें क्रोनोलॉजी जुड़ रही है डेट्स वाइज, और उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की थी वो डिटैच होगी। तो ये क्या है? ये देश में लेवल प्लेइंग फील्ड कहां बचा?
इस देश में लोकतंत्र की गुंजाइश कहां बची? कुछ लोग, आप सोचिए, कुछ लोग जो दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया साहब, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर बहस हो रही थी। जज ने पूछा कि साहब इनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल है क्या? तो कहा गया मनी ट्रेल तो नहीं है। कोई रिकवरी है क्या? नहीं है। फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर कैसे हैं? वो पीएमएलए में अंदर कैसे हैं? और जो ये कंपनियां जो फायदे में भी नहीं है, घाटे वाली कंपनियां सरकार को या जिसको भी चंदा दे रही है, इसका मतलब समझ रही है आप? ये क्या है? क्या ये राउंड ट्रिपिंग नहीं है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसकी जांच कौन करेगा? जांच कराने वाले ही सबसे बड़े लाभार्थी हैं। तो देश को तो ये समझना पड़ेगा ना कि डेमोक्रेसी खड़ी कहां है। आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी पिछले 9.5 साल से क्या नैरेटिव बना रहे हैं? लाभार्थियों का नैरेटिव बना रहे हैं, गरीब का नैरेटिव बना रहे हैं, किसान का नैरेटिव बना रहे हैं, और इस तरह के तमाम नैरेटिव। सबसे बड़ा लाभार्थी कौन मिला इलेक्शन बॉन्ड का? बीजेपी। और जब ये सारा सब चल रहा था, कल रात को एक नोटिफिकेशन आई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कि 2 रुपए पेट्रोल और 2 रुपए डीजल सस्ता कर दिया गया है। सस्ता हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो 6500 करोड़ रुपए की लाभार्थी है, और बुशरा खानम और हेमंत अत्री 2 रुपए लीटर की लाभार्थी है, और 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लाभार्थी है। तो देश के लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि लाभार्थी कौन है और कितना लाभ है। और भारतीय जनता पार्टी 6500 करोड़ की लाभार्थी है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? उस पर वोट मांगने चले। उसके बाद उन्होंने भारत रत्न के 5 भारत रत्न दे डाले, नई बात बनी। उसके बाद उसको अपने झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर करा दिया, उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग है। महादेव ऐप का जिक्र किया, और ये जो गेमिंग कंपनियां हैं ये क्या है? उसके बाद भी नहीं मान रहे, अब भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज तक समकालीन विश्व के इतिहास में 22,000 करोड़ रुपए का स्कैम सुना है क्या आपने? राजीव गांधी की सरकार पर बोफर्स केस में केवल 64 करोड़ रुपए का आरोप था, केवल 64 करोड़ का। कितने साल जांच चली, वो स्टेब्लिश भी नहीं हुआ, लेकिन सरकार चली गई। दुनिया की अगर कोई भी सरकार होती बुशरा जी आज, तो आपको लगता है वो 1 मिनट भी कंटिन्यू कर पाती ये डिटेल जाने के बाद? और इस देश में कहीं नैरेटिव ही नहीं है। प्रधानमंत्री आज भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज भी विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये, इसके लिए तो बहुत बड़ी शर्मनिरपेक्षता चाहिए ना, कि आप किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे। और चैनल्स आज भी उन्हीं को दिखा रहे हैं, उन्हीं के नैरेटिव को दिखा रहे हैं, उन्हीं के सर्वे को दिखा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहे जी। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई चर्चा नहीं, और आप जैसे साथी जो कर रहे हैं उनकी रीच रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। द मोमेंट यू राइट इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसकी रीच 0 कर दी जा रही है। तो ये तो देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, डेमोक्रेसी चाहिए या क्या चाहिए। और कमाल देखिए, पिछले हफ्ते आपने अगर एक चीज पे ध्यान किया हो, एक किसी फर्जी टाइप का एक सर्वे हुआ देश के अंदर कि कितने % लोग हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही चाहते हैं, आपने देखा था? उसमें 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि साहब हमें तो तानाशाही चाहिए। आपको कोई व्यक्ति मिला है आज तक जो ये कहे कि हिंदुस्तान में तानाशाही चाहिए? क्या प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, और मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। तो आप माहौल बना रहे हैं, देखना पड़ेगा सारी चीजें, हम उसी दिशा में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लग रहा है हम बिल्कुल इलेक्शन के मुहाने पर खड़े हुए हैं? कल हमें पता चल जाएगा कितने चरणों में, किन किन तारीखों को चुनाव होने जा रहा है, और फिर हमें नई सरकार जो है वो हमें मिलेगी। लेकिन वो उस नई सरकार की शक्ल क्या होगी, उससे देश की कितनी तस्वीर और तकदीर बदलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लग रहा है हेमंत जी, इतना बड़ा स्कैम सामने आना, इतनी बड़ी चंदे के धंधे की पोल खुलना, और ये साफ तौर पर पता लगाना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कब कैसे एक्सटॉर्शन हुआ और कैसे फिर चंदा दिया गया, किन किन कंपनियों ने किस किस पार्टी को फायदा पहुंचाया, और मैं कहूंगी एक पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाया, ये सबके सामने है। क्या ये इलेक्शन का मुद्दा बनते हुए आप देख रहे हैं? क्या सरकार को आप बैकफुट पर देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जिस भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के तहत, क्योंकि बाद में वो झूठे आरोपी साबित हुए, 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, हमने अन्ना का आंदोलन देखा था, अभी आप ये देखें कि इतना बड़ा पूरा मामला सामने आने के बाद क्या आपको लग रहा है ये वाकई में कोई मुद्दा बन पा रहा है या बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बुशरा जी, ये भय मुक्त पारदर्शी भ्रष्टाचार का बहुत अजीब किस्म का उदाहरण है। सारे कागज सामने हैं, भय मुक्त भ्रष्टाचार, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पारदर्शी इसलिए कि उसके कागज सामने हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है,
या साइड स्टेप कर रहा है, ये वो वैसे नहीं कर रहा है। ये एक प्री डिसाइडेड नैरेटिव के तहत है। अब ये डिपेंड ये करेगा बुशरा जी कि अपोजिशन पार्टियां इस चीज को कैसे लेती है। कवरेज इसको नहीं मिलेगी, ये आप मान के चलिएगा। तो क्या अपोजिशन पार्टियां ग्रास रूट पर जाकर के लोगों को समझा सकती हैं कि लाभार्थी कौन है? तुम तो 5 किलो अनाज में मारे गए और वहां पर खेल हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑप्टिक्स के बाहर है। आपको एक बात याद दिलाऊं मैं आपको, जिस समय भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए बरस रहे थे, उस समय नोटबंदी की आड़ में प्रधानमंत्री जी की जो माता जी थी वो 500 के नोट बदलवाने के लिए बैंक के बाहर खड़ी थी, ध्यान है आपको? जी। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी मां को भी 500 रुपए नोट बदलवाने के लिए भेज दिया था। तो आपको क्या लगता है कि वो इस तरह की चीजों के उसमें आएंगे? वो नए ऑप्टिक्स क्रिएट कर देंगे। वो कभी समुद्र के अंदर चटाई बिछा लेते हैं, बताइए, वहां ध्यान लगा लेते हैं, कभी जाके गुफा में लगा लेते हैं। आज भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद भी क्या उनके मुंह से आपने कोई शब्द सुना? पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? और ये पहला मामला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। जो चीज उनको सूट नहीं करती वो उसको साइड स्टेप कर देते हैं, मीडिया के नैरेटिव से गायब कर देते हैं। ये पहला अवसर भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है, और ये लगातार उनका एक पैटर्न है और मीडिया उनके चरणों में है। अब तो चरण तो छोड़िए, अब तो चंदा भी दे रहा है। अब तो ये भी सामने आ गया, सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा भी दिया है। तो अब तो देखने के लिए कुछ और बचा फिर हम नहीं। ये इमेजिन बिल्कुल, और फिर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरह की खबरें चलाते होंगे, किसकी खबरें चलाते होंगे, किसका एजेंडा चलाते होंगे, किसका प्रोपेगेंडा चलाते होंगे और किसको फायदा पहुंचाते होंगे, और कैसे जो देश का चौथा स्तंभ है वो कैसे लोगों के दिमाग को हैक करके उनको उनके जरिए उनकी नफरत जिस तरह से फैला रहा है और जैसे एक पार्टी को पूरी तरीके से फायदा पहुंचा रहा है, और ना सिर्फ टीवी चैनल्स में खबरें दिखा के बल्कि पैसों के जरिए भी, चंदा देकर भी। और कोई वो छोटा मोटा चैनल नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े चैनल्स में से वो एक चैनल है। वो चैनल बड़ा नहीं है, उसको बनाया गया है। आप समझिए ना उसके जी, पीछे कितनी बड़ी ताकत हो। ये बात भी आपने ठीक यहाँ बोली, तो ये बात भी आपने ठीक बोली। बनाया गया है जी। ये बनाया जाता है बुशरा जी। आज की तारीख में ट्रोल सेना है, आपको बिल्कुल रीच खत्म कर देंगे, उधर बढ़वा देंगे। वो बहुत सारे धंधे हैं उसमें। तो एक बहुत महान पत्रकार के आपने देखी नहीं थी, सारी की सारी बॉम्बे की सीडी आई थी, रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो ये तो एक पैटर्न आजकल, ये धंधा इसको छोड़ दीजिए, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सरकार पूंजी, सरकार द्वारा पूंजी पोषित नहीं है, सरकार द्वारा व्यूवरशिप पोषित भी है। सब तरीके का पोषित मीडिया ही है। और वो क्या करते होंगे उसकी कल्पना देश कर रहा है लगातार। आज की तारीख में अगर आप किसी को ये कहें कि मैं फलां चैनल पे जा रहा हूं, तो लोग क्या कहते हैं पता है आपको? साहब चैनल तो देखे हमें 5 साल हो गए। ये हालत है लोगों की। उसके बावजूद भी मोदी मीडिया को समझ नहीं आ रही है बात। तो कहने का सबब इतना है कि कल क्या क्या हुआ है। देखिए, ये जो चुनाव का कार्यक्रम कल घोषित किया जा रहा है, 7 चरण में चुनाव हो जाएगा, 8 चरण में चुनाव हो जाएगा। जिस रहस्यमय हालात में एक चुनाव आयुक्त चले गए, उसका कारण नहीं पता देश को। जिन 2 लोगों को जिस तरीके से लगाया गया उसमें पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो सरकार करना क्या चाहती है? सरकार सब कुछ पर्दादारी रखना चाहती है। अब तो कल की जो लिस्ट आई है उसमें तो बुशरा जी एक चीज और दिखी। अभी आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां शगन डालते हैं। कल की लिस्ट में यह भी आया कि किसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी चंदा दिया है लोगों ने। किसी ने ट्वीट किया है तो उसमें भी चंदा गया है बड़ा भारी। डेट मैच कर रही है उसमें कि फला तारीख को इतना चंदा दिया, उस दिन वो ट्वीट आया, उस दिन फोटो आया, और उस तरह की चीजें आएगी बिना टेस्ट के, कंप्लीट टेस्ट के ह्यूमन उस पर। वो वैक्सीन की अलाउ कर दिया गया और वो कंपनी बड़ी भारी मात्रा में उसको फाइनेंस कर रही है किसी पार्टी को। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि इसमें ह्यूमन वैल्यूज भी कहां चलेगी। क्या केवल पैसा ही एकमात्र जरिया है? जितने तरीके से जो ये आया पैसा, ये तो 1 नंबर का पैसा है। इसके अलावा जो कार्यक्रमों पर जो शानो शौकत होती है, जो पूरे देश में 550 दफ्तर बनाए हैं, उनका हिसाब किताब कौन करेगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ने अभी आधा पक्ष छेड़ा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। जिस दिन पीएम केयर फंड्स को छेड़ेंगे आप, छेड़ना तो पड़ेगा कभी ना कभी। जब पीएम केयर फंड की रिपोर्ट आएगी और उसकी डिटेल्स आएंगी तब क्या करेंगे आप? जब इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन में आना चाहिए, तो पीएम केयर्स फंड क्यों नहीं आना चाहिए? मुझे ये बता दीजिए आप। तो ये सारी चीजें देर सवेर सामने आएंगी और सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है अपनी मॉनिटरिंग में इन सारे मामलों की जांच भी करानी पड़ेगी कभी ना कभी। ये लंबा नहीं, अभी जब तक आप सत्ता में है तब तक करते रहेंगे। जिस दिन सत्ता सदा किसी की नहीं रहती। जिस दिन आप सत्ता से बाहर होंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजों की तो ट्रेन है।
और सवाल ये भी है जो विपक्ष भी उठा रहा है हेमंत जी, कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको करार दिया है। सबसे पहली सुनवाई में कहा गया था कि इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये फौरन ये बंद होना चाहिए, ये कहा गया क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि इसमें ये पता नहीं है, जनता को ये पता नहीं है कि वो जिस सरकार को या जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो किसके जरिए उसको पैसा मिला है और उसने किसको क्या फायदा पहुंचाया है। अब ये कहना है विपक्षी पार्टियों का, खासतौर पे मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं, कि ये जो अमाउंट है उसको फ्रीज किया जाना चाहिए। ये भी फैसला आना चाहिए कि ये अमाउंट फ्रीज किया जाए। अगर एक पार्टी को जहां पर उन्होंने कुछ लाख रुपए की शायद उनके ऊपर आईटी की देनदारी है, उसको लेकर उनके तमाम अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इतनी बड़ी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होती है और उसका पूरा का पूरा पैसा वो चुनावों में जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, 2019 में किया या फिर उसके बाद जितने भी अभी चुनाव हुए उनमें किया गया। तो ये जो फ्रीज क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे कोई बड़ा फैसला या कोई बात कर सकता है, अगर विपक्ष या फिर एडीआर जैसी एजेंसी या और दूसरी एजेंसी अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं, क्योंकि ये तो इलीगल पैसा हुआ। बुशरा जी, ना केवल इलीगल पैसा, देखिए कल दोपहर 3 बजे तक जो भी प्रधानमंत्री का प्रचार चल रहा है वो सब सरकारी पैसे चल रहा है, चाहे किसी भी स्टेट में जाए वो। तो अभी पिछले 20 दिन में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पे, शानो शौकत पे, भव्यता पर जो पैसा खर्च किया गया है राम मंदिर से लेकर के अब तक, आप उसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बहुत छोटी चीज है, उसके बावजूद भी विपक्ष को बिल्कुल आपने साधनहीन कर दिया और ये सारे का सारा पैसा लेके आप चुनाव में उतरेंगे। तो वो तो बात हम लगातार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के तहत सभी अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में सुओ मोटो नहीं करता है। उसके लिए अगर कोई पिटीशन जाती है, उसके लिए कोई बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई डेवलपमेंट जब हम बात कर रहे हैं तब तक नहीं हुई है। अब तो केवल ये देखा जाना है कि मंडे को जब ये केस दोबारा हियरिंग पे आएगा, एसबीआई को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि आप इनके बॉन्ड्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर दीजिए, उसकी फिर टाइम बाउंड चीजें तय करेगा। वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी बुशरा जी। और जो आपने बात कही वो संभव है, लेकिन उसके लिए किसी को पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि सोमवार को जो डिटेल्स सामने आती हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है वो दिया जाए और 2018-19 के बीच केज का जो डेटा नहीं दिया गया है वो डेटा भी दिया जाए, और उसके बाद और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अभी तो बहुत कुछ सामने निकल के आना बाकी है। जिस तरह से हेमंत जी भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ है, कल रात को डिटेल्स आई हैं। अभी तो तमाम एजेंसीज और खोजी पत्रकार जो हैं वो तमाम लगे हुए हैं, जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो तमाम लगा हुआ है। अभी भी बहुत कुछ सामने निकल कर आ गया है, जिससे सरकार की इतनी किरकिरी हुई है कि अगर वाकई में कोई शर्म वाली अगर सरकार हो तो उसे मुंह छुपाने के लिए जगह ना मिले कि कैसे किस तरह से कोरिलेट जो है वो किया जा रहा है, कैसे एक्सटॉर्शन किए गए, कैसे फिर उसके बाद पैसे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए। अब देखना यह होगा कि आज ही प्रधानमंत्री अगर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेकर और वो भ्रष्टाचार इन सब पर अभी भी बात वो कर रहे हैं, क्या ये तमाम चीजें इशू बनती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनता है तो फिर इन तमाम मुद्दों के उठाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि इन इश्यूज पर उनकी सरकार जा भी सकती है या वो सत्ता में वापस नहीं आएंगे, तभी शायद कुछ आगे हमें देखने के लिए मिले। यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, एक बार फिर से बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।